नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखते हैं कंपनी के कौन कौन सी कंपनी की विशेषताएं होती हैं, उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है निगमित कंपनी की विशेषता कि कंपनी जो होती है वो निगमित होती है और उसका पृथक निगमित अस्तित्व उस कंपनी का होता है। इस मामले में डार्टमाउथ वर्सेज वुडवर्थ का केस था, जिसमें न्यायालय ने निश्चित किया था कि निगमित निकाय यानी कि जो कंपनी होती है वो कृत्रिम, अदृश्यमान और अमूर्त होती है। वो दिखाई नहीं देती और ना ही वो जीवित होती है, और कृत्रिम यानी कि बनाई गई होती है, और जिसका अस्तित्व केवल विधि के लिए होता है कि उसका अस्तित्व तो मानते हैं लेकिन लॉ के लिए उसका अस्तित्व होता है। इस संबंध में दूसरा केस था सोलोमन बनाम सोलोमन। ये केस भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो कंपनी को निवास, अधिवास और राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। कंपनी को एक नागरिकता प्राप्त नहीं होती कि कंपनी जो होती है वो आम इंसानों की तरह उसे नागरिकता तो प्राप्त नहीं होती, फिर भी उस कंपनी की एक राष्ट्रीयता होती है कि ये कंपनी जो है इंडियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है या और किसी कंट्री की कंपनी है, तो राष्ट्रीयता उसे ज़रूर मिलती है। प्लस उसे निवास और अधिवास अवश्य होता है कि वो कंपनी कहाँ की है, कहाँ उसका निवास है। तो कंपनी को चाहे नागरिकता प्राप्त ना हो पर फिर भी उसे राष्ट्रीयता, निवास ज़रूर मिलता है। इस संबंध में गैस्क्यू बनाम इनलैंड रेवेन्यू केस है, जिसमें न्यायालय ने डिसाइड किया कि यह सत्य है कि निगमित निकाय को एक व्यक्ति के अर्थ में अधिवास प्राप्त नहीं होता, कि जिस मीनिंग में एक व्यक्ति होता है उस मीनिंग में कंपनी नहीं आती, तो उसे उस अर्थ के हिसाब से अधिवास प्राप्त नहीं होता, उसकी तरह वो नहीं रहती। लेकिन एक वास्तविक व्यक्ति के सदृश ही, जैसे एक वास्तविक व्यक्ति होता है, लिविंग पर्सन होता है, उसके जैसे ही उसे निवास और राष्ट्रीयता के लक्षण प्रदान किए जा सकते हैं कि जिस तरह से एक लिविंग पर्सन को जो राष्ट्रीयता मिलती है और जो निवास करने का स्थान मिलता है, उसी तरह से कंपनी को भी राष्ट्रीयता और लक्षण, निवास का लक्षण प्रदान किए जा सकते हैं। थर्ड है शाश्वत उत्तराधिकार कि शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब होता है कि कंपनी के अंश अंतरणीय होने के कारण कि कंपनी अपने शेयर जारी करती है, अंतरित करती है, दूसरों को देती है, तो इस कारण से चाहे सभी सदस्य बदल जाएं, कि कंपनी के जितने भी सदस्य हैं, उसका मैनेजर है, उसका मालिक है, वो सब अगर बदल भी जाए परंतु कंपनी का अस्तित्व यथावत बना रहेगा। इसे ही शाश्वत उत्तराधिकार कहा जाता है कि कंपनी के सारे चाहे मेंबर बदल जाएं लेकिन वो कंपनी जिस तरह से अस्तित्व में थी उसी तरह से अस्तित्व में रहेगी। अगर दूसरे भी कोई मालिक आ जाए, दूसरा कोई प्रबंधक आ जाए या दूसरे कार्य करने वाले हों, तो कंपनी का अस्तित्व वही रहेगा जो पहले वालों के लिए था। इसे ही शाश्वत उत्तराधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है चौथा है, इसमें सीमित दायित्व। कंपनी का सीमित दायित्व होता है। इसका आशय होता है कि कंपनी को हानि होने की दशा में, कि अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो अंशधारियों को अधिक से अधिक हानि उनके अंश पर देय धनराशि तक ही हो सकती है, कि अगर कंपनी को जितनी हानि हुई तो अंशधारियों को भी अधिक से अधिक सिर्फ उतनी ही हानि होगी जितना उन्होंने अंश ले रखा है, जितना उन्होंने शेयर ले रखा है, उसी हिसाब से उसे भी हानि होगी। इससे अधिक उन व्यक्तियों को हानि नहीं होगी जिन्होंने शेयर खरीद रखा है। ठीक है। तो नेक्स्ट है अंशों की अंतरणता। अब कंपनी जो शेयर जारी करती हैं वो अंतरणीय होते हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा सकती हैं, इसे ही अंतरण कहते हैं। तो अंतरण से उसका अस्तित्व या प्रबंध पर किसी प्रकार का विपरीत परिणाम नहीं पड़ता, कि शेयर अगर अंतरित हो भी गए, एक आदमी ने खरीदे और उसने किसी और व्यक्ति को वो अंश दे दिए, वो शेयर दे दिए, तो इससे कंपनी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। अंशधारी अपने अंश किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करके कंपनी की सदस्यता से मुक्त हो सकता है, और अंशधारी अगर चाहे, शेयर होल्डर अगर चाहे तो अपने शेयर किसी और को दे सकता है। तो अब उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, तब तक ही रिलेशन रहेगा जब तक उसके पास उसके शेयर्स हैं। 6 नेक्स्ट देखते हैं कि निगमित अर्थव्यवस्था। जो कंपनी की अर्थव्यवस्था होती है वो निगमित होती है, और कारोबार के विस्तार के लिए अगर कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, कंपनी चाहती है कि मैं अपना कारोबार और बढ़ाऊं, तो कंपनी अपना जो सीमा नियम होता है उसके अनुसार वो ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है, ऋण पत्र जारी कर सकती है, और ऋण पत्र पर
एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कंपनी अपेक्षाकृत कम ब्याज पर सुगमता से ऋण प्राप्त कर सकती है। कंपनी ऐसे ऋण पत्र जारी करेगी और उन ऋण पत्रों को जब जारी किया, दूसरों ने जब लिया तो उसे बहुत कम ब्याज पर ऋण उसको प्राप्त हो जाता है। अगला है केंद्रीकृत प्रबंध। कंपनी की अर्थव्यवस्था उसके स्वामित्व अंशधारियों से पूर्णतः भिन्न होते हैं कि अंशधारियों के अधिकार और स्वामित्व अलग होते हैं, लेकिन कंपनी की जो व्यवस्था है उसका स्वामित्व अलग होता है। इसे चलाने वाले अलग लोग होते हैं। इससे लाभ यह होता है कंपनी के प्रबंध के लिए योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो कंपनी जब चलाते हैं तो कंपनी चलाने के लिए कंपनी योग्य उम्मीदवार, योग्य जो व्यक्ति होते हैं उनको रखते हैं जिनके प्रबंधन में कंपनी चलती है। अगला है आयकर से छूट। यदि अंशधारी की आय कराधान यानी कि टैक्सेबल नहीं है तो अंशधारी को लाभांश पर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के अधीन इस आशय की घोषणा कंपनी के पास भेजनी होगी कि उसकी आय टैक्सेबल नहीं है, तो उसे आयकर से छूट प्राप्त रहेगा। फिर है निवेशकों को हानि से संरक्षण कि जो निवेश करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, उसके लिए संरक्षण के लिए यह कहा गया है कि कंपनी पर आपराधिक दायित्व अधिरोपित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड होता है या इस प्रकार से उसकी पूंजी को कहीं और लगा दिया जाता है, उसे नुकसान होता है, तो वो व्यक्ति चाहे तो उस फ्रॉड के अगेंस्ट आपराधिक केस दर्ज करा सकता है। तो ये कंपनी का आपराधिक दायित्व उस पर अधिरोपित किया जा सकता है, जिससे कंपनी में पूंजी निवेश करने वाले निवेशकों को हानि के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध होता है। उन्हें इस बात का भरोसा होता है कि अगर कंपनी कोई गलत काम करेगी और हमारा पैसा डूबता है तो हम कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा सकते हैं। तो ये थे कंपनी की कुछ विशेषताएं, और इसके बाद आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।